वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न विषय के हिसाब से, जैसे अभी मैं साइंस का बताऊंगा पहले और दूसरे शिफ्ट का, मतलब ये कि 18 तारीख का पहला और दूसरा शिफ्ट का। फिर इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, ये साइंस का वीडियो है। इसके अलावे मैं बनाऊंगा 21 तारीख वाला, मैं मतलब एक दो दिन बाद वो बना दूंगा। वो भी मैंने प्रश्न तैयार कर रखा है, सिर्फ रिकॉर्ड करना ही बाकी है। उसके साथ देखो, ये बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों से तो मैं कुछ और नहीं मांगता, बस इतना कर लो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको यदि ये जानना है कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर आसान था, ऐसे लोगों हवा हवा में बातें मत सुनो। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। जो सच्चाई है मैंने एक वीडियो में बताया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। वो लगभग 38 मिनट का वीडियो है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना भले ही, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि हर चीज़ क्लियर कर देगा। चारों शिफ्ट में कहाँ से कितने प्रश्न आए थे और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे, वो सब उसमें बताया गया है। क्या चारों में रेशियो मेंटेन था सभी सब्जेक्ट का या नहीं था, तो आप वहां पे जाके देख लेना। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा? आप सोचोगे कि ये आपके हिसाब से शिफ्ट टफ है, वो शिफ्ट आपके हिसाब से आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग रहता तो यदि मान लो 4 सवाल टफ रहेगा, तो 4 सवाल के टफ होने की वजह से वो 4 सवाल कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्ड है और निगेटिव कटने का डर रहता है। लेकिन यार निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी 100 में 100 करके आते हैं, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपके साइंस से पहले और दूसरे शिफ्ट, यानी 18 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट में कहां से कितने प्रश्न आए थे, किस किताब से कितने प्रश्न आए थे, हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मेरे सामने में है बोर्ड है। अब देखो कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न आए थे। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो ये मैंने आपको पहले ही दे रखा है, आपको मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ से देखो, आप साइंस में दो शिफ्ट का देख लो, 6, 5, 11, 3, 14, 14 सवाल यहाँ से, और यहाँ से दोस्तों आप देखो 15 सवाल यहाँ से। मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ 18 तारीख का। अब 21 तारीख वाले लड़के आप चाहे तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको दोनों ही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? ये मत सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा व्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको सभी का सभी देखना चाहिए, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि किस किताब को टारगेट करके ये क्वेश्चन सेट किया गया है। अभी देखो, ये सच्चाई है कि लूसेंट पढ़ने वाले भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सभी सवाल नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा, ये भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से लूसेंट जो है फेल हो जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहां पे लूसेंट फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे प्रश्न बना ही नहीं सकते थे लोग, आधा तो जरूर बना सकते थे। आइए देखते हैं, आइए तब मजा आएगा। ये देखो, पहला है दोस्तों, प्रश्न पे हम आते हैं। तो देखो, ये 18 तारीख के पहले शिफ्ट का है, आप सभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल रखा है 18 तारीख का पहला शिफ्ट है ये। पहला प्रश्न आप देखो, आपके सामने है, देखो यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों को देखो और प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। अब दोस्तों ये देखो, ये जो कार्य है वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य तथा ऊर्जा, ये एक चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए क्लास 9 में, और ये कहाँ है? एनसीईआरटी में है। हिंदी मीडियम लो, इंग्लिश मीडियम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार बोर्ड का यदि एससीईआरटी का साइंस का किताब लोगे, कंटेंट सेम है, बस उसका दाम थोड़ा कम है। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ, देखो यह प्रश्न देखो, ए डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑफ ऑन इट्स बैक। तो क्या यहाँ पे कार्य हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे कारण भी देना है। आप यदि पढ़े रहते, ये अभ्यास से आप गए रहते, वहां पर आप जवाब भी दिए रहते। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी हिंदी वाला भी मैं लेकर के आया हूँ, वो जो उठा रखा है। तो क्या यहाँ पे कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ आपको बताना था। बहुत ही आसान प्रश्न था, तो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न था ये। दूसरा प्रश्न देखो, देखो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आंसर आप सभी लोगों को पता है कि जो है, आपको पता है कि 90 डिग्री पे यदि रहता है एफ एस कॉस थीटा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वहां पे विस्थापन होना चाहिए, ना कि दूरी होना चाहिए। आप कितनी भी दूरी तय कर लो, लेकिन आप जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वृत्तीय पथ पर आप भ्रमण कर रहे हो, जहां से शुरू किए वहीं पर आ गए आप अपना लोड लेके माथे पे, तो आप समझो कि वो पूरी तरीके से जीरो है। वहां पे जीरो होने का दो कारण है, एक तो वहां पे विस्थापन भी जीरो हो गया, और दूसरा भले आप ऊपर की ओर बल लगा रहे हो बोझ को ढोने के लिए,
लेकिन दोस्तों आपका वहां पे विस्थापन 0 हो गया है, ठीक है। और विस्थापन और बल के बीच का जो आप देख रहे हैं ये एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 0 हो जाए, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, इसलिए भी 0 हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है, आप ये पढ़े रहोगे पूरा चैप्टर अच्छे से, तो अच्छे से बना पाओगे। दूसरा देखो, ये देखो, ये सब मैंने स्क्रीनशॉट नीचे में लगा रखा है, बाद में मत कहना। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो कथन दिए गए हैं। मैं बहुत ज्यादा सवाल पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लेना। क्रमशः अभिकथन कारण यहाँ पे दिया गया है। आप देखो कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। तो आप देखो यहाँ पर दोस्तों सब लिखा गया है। यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि जो अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है, इन दोनों, या उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, या अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण है। आपको पता है एक और दर्पण होता है समतल दर्पण। तो ये 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, और तीनों से बनाया गया प्रतिबिंब आपका दोस्तों पोजीशन पर डिपेंड करता है, आपको पता होगा। और उसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर चार्ट दिया गया है। एनसीईआरटी में यह चार्ट है। यह किस क्लास में है बताओ? यह क्लास 10 के एनसीईआरटी में है, वहीं से निकाला है मैंने, ये मत कहना नहीं है। तीसरा देखो, अब यहाँ पे, अब देखो आप, ये अभिकथन और कारण ए और आर दो कथन दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से क्रम क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो ज्यादा अभिक्रिया करने वाला रहेगा उसके साथ ये रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये देखो, सभी की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। यदि दोस्तों समान होती तो ये रिएक्टिविटी सीरीज काहे को दिया रहता? आपके बुक में है दोस्तों, चैप्टर का नाम है मेटल व नॉन मेटल। ये किस क्लास में है? 9th के एनसीईआरटी में। सभी के सभी साइंस के सवाल 9 और 10 के एनसीईआरटी से ही हैं, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। 18 के पहले शिफ्ट में 14 प्रश्न और 15 प्रश्न आपके आए हैं, मतलब 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट से टोटल 29 प्रश्न, 29 के 29 मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से आए हैं, वो भी साइंस के लाइन बाय लाइन आए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। इसलिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है एग्जाम में जाने के लिए। अभी आपको थोड़े दिन तक लोग बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, और खुद जो है लूसेंट पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपको बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए दूर रहिए और अपना खुद से सेल्फ स्टडी करिए, और कम से कम 9 और 10 का एनसीईआरटी साइंस पढ़िए। मैं इससे पहले भी वीडियो में हमेशा से बताता रहता हूँ कि कम से कम साइंस के लिए लूसेंट पे या डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि लूसेंट से सवाल कम नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि लूसेंट पढ़ के ही आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ बिना लूसेंट पढ़े भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये भी जान जाओ। एनसीईआरटी के साथ साथ फैक्ट के लिए लूसेंट आपको पढ़ना है। आईएएस तैयारी करने वाले करते हैं, आप बात कर रहे हो कि लूसेंट काम नहीं करेगा। अगला देखो, चौथा, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ABCD का मान। अब देखो दोस्तों, आपको ये पहले, तो ये आप देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है। अब वहां पर देखोगे दोस्तों, वहां पे एक रिएक्शन भी दिया हुआ है। आप देखो यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहीं से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कहीं और झांकने की। और दोस्तों देखो यहाँ पर आपको A, B, और दोस्तों यहाँ पे देखो D, ये सब है ना। C, D का एक प्रश्न में हो सकता मिस्टेक हो, यहाँ पे C होगा शायद। तो ये देखो दोस्तों, दूसरा आपको संतुलित करने का प्रक्रिया भी बताया हुआ है, लेकिन अभिक्रिया भी दिया हुआ है। देखो वहां से अभिक्रिया उठा के डायरेक्ट दे दिया आपको, नहीं दिया। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के में ही मिलेगा, लूसेंट में भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपको नहीं पता 4 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। पहला कौन सा होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होता है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन, और तीसरा डिकम्पोजिशन हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया आपको दिया हुआ है। अगला देखो, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है। ये देखो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 आई थिंक चैप्टर 4 है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है। वहां पर आप देखोगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जहां पे अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का एटम है, आपको पता है। इससे उन्होंने बॉम्बार्डी कराया था पतले गोल्ड फॉइल पर, उससे इन्होंने जो है कुछ निष्कर्ष निकाले थे। बाद में एक निष्कर्ष इनका गलत साबित हुआ था, जो गोल चक्कर लगाते रहते हैं, बाद में ये किया गया। तो ये सभी आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे जो। और ये देखो, ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, क्लास 9 में है एनसीईआरटी में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, तीनों चारों यहीं से उठाए हुए हैं, देखो 2, 3, तो इस तरीके से दोस्तों उठाए हुए कि ये भी देखो, ये भी है।
तो ये दिए गए हैं, आप ये पढ़े रहते तो आप बेशक आराम से बना सकते हैं। इसमें गड़बड़ यही है कि नाभिक के भीतर देखो, नाभिक के भीतर अधिकतर भाग खाली नहीं रहते, बाहर में यानी परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली रहते हैं, यहीं पर गड़बड़ी। मैंने खुद भी गलत किया है, ये जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, कई लोगों ने गलती किया होगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको ही पता है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। अगला देखो छठा कथन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब क्या है? तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रकाश की चाल इसकी निर्वात की 1.5 गुनी धीमी है। दूसरा है माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश इतना मुड़ जाता है। देखो अपवर्तन तो बेशक सही बात है कि जब प्रकाश, देखो अपवर्तन परावर्तन में यही अंतर है कि एक सतह पर जब प्रकाश आता है वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। यदि वही प्रकाश की जो किरण है वो आता है और उसी माध्यम में समा जाता है तो ये अपवर्तन है। लेकिन अपवर्तन के दौरान अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गति अलग अलग हो जाती है, जिस वजह से वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो वहां पर सघन और विरल का ये आ जाता है, रेयरली डेंसर और रेयरली डेंसर और रेयर का वहां पे ये आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है। यदि रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो ये सब आपको पता होगा। तो वही दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है वो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ आपके किताब में, आप इसको पढ़ोगे, इस सवाल का आराम से जवाब आप दे दोगे। ये कोई प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। यहाँ एंगल जरूर विचलित होता है, लेकिन दोस्तों अपवर्तनांक का मतलब ये कतई नहीं निकल के आता। तो आपका जो है पहला वाला सही है, ठीक है। हालांकि मेरे नजर में वो स्टेटमेंट को और सुधार के दिया जा सकता था, वो स्टेटमेंट गलत ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो एक कार्य शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। तो आप बताओ कि कथन क्या है यहाँ पे, कार का अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड, यही है। आपको दोस्तों पता होगा कि मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपका एक चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9 में साइंस के। वहीं पर दोस्तों आपको 3 फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as भी। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों v माइनस यू बटा पे टाइम हो जाता है आपका एक्सेलरेशन का, यानी u कह सकते हैं आप v बराबर में u प्लस at भी होता है एक फॉर्मूला, और s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। इन तीनों पे दोस्तों बारी बारी से पुटअप करके आप देख लो तो आपका उत्तर आ जाएगा सही। u आपका 0 है और यहाँ पर दोस्तों एक्सेलरेशन दिया गया है, समय आपको दिया गया है, यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। देखो निकल गया अंतिम वेग, आप करके देख लो, निकल जाएगा। बहुत आसान है ये सब, मैं मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैंने बना दिया था। अगला देखो, एक पत्थर के छोटे टुकड़ों को एक धागे के टुकड़े में एक सिरे पर बांधो और धागे का दूसरा, जो भी इसको घुमाने की बात कर रहा है, तो घुमाने पर क्या होता है। तो दोस्तों आपको देखो यहाँ पे एक वृत्तीय, वही वही जो आप देखोगे कि मोशन, गति जो है, एक चैप्टर है मोशन, उसमें आप क्लास 9 में है, उसमें आपको ये सर्कुलर पाथ की बात की गई है, वहां पर ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। आप पढ़े रहोगे, आप आराम से बना लोगे। यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ठीक है ना। स्पर्श रेखीय देखो, सीधा रेखा, तो यहाँ पर आपको स्पर्श रेखीय पर ही मारना था यहाँ पे, यानी तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। देखो मैं आंसर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो हो सकता है मैं आंसर जो बताऊंगा वो गलत हो जाए, पर ये मैं सोच रहा हूँ मुझे आता नहीं है। ये सब बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। अगला देखो, नीचे दिए गए अभिकथन व कारण आर के निम्नलिखित उचित विकल्प को या सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए, प्रकाश संश्लेषण CO2 H2O खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखो स्वपोषी पोषण आपका दिया गया है। ये कहां पर है आपका दोस्तों, ये है लाइफ प्रोसेसेस, कहां पे, एनसीईआरटी में है, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी में है, आपको यहाँ पर आप मिल जाएगा। तो वहां पे देखोगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसका नाम है इंग्लिश में, हिंदी में स्वपोषी पोषण। तो वहां पर आप देख सकते हो क्लास 10 के 5वें नंबर चैप्टर में ये है आपका, यहाँ से पता चल जाता है। आगे का ये जो देख रहे हो ना 5वां चैप्टर है, ये समझ गए, 5 जो दर्शा रहे चैप्टर है। हालांकि मुझे याद भी है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ एनसीईआरटी। अब देखो, हालांकि मैं बहुत पहले पढ़ा था, जॉब हो जाने की वजह से मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पूरी अभिक्रिया दी गई है, तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से सवाल ये बना सकते थे। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, सूर्य का किरण क्यों चाहिए और क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। अगला देखो 10वां, जीवाणु एवं कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः बनी होती है। अब देखो दोस्तों, ये आप देखोगे तो क्लास 9 में भी मिल जाएगा, लेकिन
आपको क्लास 9 में ये पूरी तरीके से इसका जवाब नहीं मिलेगा। मतलब आप यदि पढ़े हुए हो तो थोड़ा सा इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ सकता था, मतलब आप सर्च कर लेते तो जरूर मिल जाता। लेकिन मुझे दोस्तों डायरेक्टली ये नहीं मिला, लेकिन ये क्लास 10 में दोस्तों ये क्लास 12 में 11 में ये मिला मुझे, ठीक है ना। जो प्लांट किंगडम है वहां पर ये पूरा चार्ट मिला है, वहां पर ये है। तो ये 11th के एनसीईआरटी में। हालांकि दोस्तों मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, ये क्लास 9 में भी है, सेल और टिश्यू नाम का चैप्टर है, वहां पर ये है। लेकिन दोस्तों वहां पे मतलब आपको बहुत मतलब एकदम क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के आ गया हूँ। ये आप देख सकते हो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है, वहां से उठाया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आराम से आप बना सकते थे। अगला देखो, देखो 11 12 का भी एक दो चैप्टर, ज्यादा नहीं, एक आध चैप्टर ही सिर्फ बायो का आपको पढ़ना है, और केमिस्ट्री का भी एक दो चैप्टर पढ़ना है। जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री का इस्तेमाल हम करते हैं वो एक चैप्टर है, उसमें दवाई कौन सी है वगैरह वगैरह, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। आप यदि जुड़े रहोगे चैनल से तो मैं आपको जरूर बता दूंगा 11 12 में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यदि चाहते हैं तो चैनल में आप बताइए, मतलब कमेंट में आप लिखिए कि हाँ सर ये भी बता दो, ठीक, मैं बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर 11 12 में आपको पढ़ना है। बस 2 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, ज्यादा नहीं। जैसे देखो, क्योंकि देखो सेल आपको 9 में भी पढ़ना है, और सेल का ही जो इलेबोरेट वर्जन, यानी कि बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको 11 में बताया गया है, तो आपको पढ़ना जरूरी है भाई सेल को डिटेल में। लेकिन आपको हर चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये हर चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न में से कौन से जीव मृत अवशेषों को सरल पदार्थ में विघटित करते हैं। देखो आप यहाँ पर दोस्तों पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये जवाब आराम से आपको मिल सकता था, तो दोस्तों यह भी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। अगला देखो, बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपको देखो तीनों ही दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या नहीं बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों ये किसमें नहीं होता है बनाने में, तो दोस्तों यहाँ पर आप आराम से जवाब दे सकते थे, ठीक है। अगला देखो, ये भी आपका बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल यहाँ पर दिया गया है, मुझे एक्चुअली ये चैप्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, कार्बोनेट्स कंपाउंड में है आई थिंक, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देखना पड़ेगा वहाँ। अरे सॉरी, एसिड एंड बेसेज में है, क्लास 9 के एसिड एंड बेसेज और सॉल्ट में ये आपको मिल जाएगा। अगला देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, लाइसोसोम राइबोसोम ये आपका सेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में यहाँ पर दिया गया है बहुत अच्छे से, तो आप यहाँ पर जवाब आप दे सकते थे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। 3 तो मैं उठा के लेकर के आया हूँ, 3 लगा लोगे, चौथा अपने आप ही बन जाएगा। तो ये अलग अलग जगह से आपको मिलेगा, जैसे सेल चैप्टर है क्लास 9 में ही है, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से चैप्टर है, यानी कि जीवन की भौतिक इकाई के नाम से है। आपको पता है जीवन की भौतिक इकाई कोशिका को ही कहते हैं, और ढेर सारे कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, ढेर सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और ढेर सारे अंग मिलकर के आपका पूरा शरीर बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहें कि बनाने वाला बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि सेल के अंदर भी जो है केंद्र है उसको भी तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारे अंग हैं। तो उसी में से दोस्तों आप लाइजोसोम राइबोसोम ये सब होता है। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। जो अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं, वो प्रोकार्योटिक होते हैं। यूकार्योटिक जो होते हैं दोस्तों वो विकसित होते हैं। तो ये सभी आपको बताया गया है बहुत अच्छे से। अगला देखो 14 नंबर, उत्तक संवर्धन। देखो दोस्तों मुझे डाउट है, मैं खुद भी इसी शिफ्ट में था, 15 तारीख के आई मीन 18 तारीख के पहले शिफ्ट में ही था, और दोस्तों ये मेरे को तो कहीं भी प्रश्न नहीं मिला था। हो सकता है जल्दी जल्दी में मेरा ध्यान नहीं गया हो, छूट गया हो, मुझे कहीं मिला नहीं था। लेकिन यदि फिर भी ये था तो ये आपका क्लास 12 में ये दिया हुआ है। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि ये सवाल मुझे कहीं भी बिल्कुल भी नहीं मिला, और ये प्रश्न मैं अपने आपसे नहीं लेकर के आया हूँ, ये प्रश्न आपके बहुत जाने माने संस्थान ने जो करवाया डिस्कशन, वहां से मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। सभी के सभी तो मिले, मुझे याद है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है जो 18 के पहले शिफ्ट वाले हैं, यदि उनको पता है कि ये था प्रश्न तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी ये डाउट क्लियर हो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये थे कि नहीं थे। देखो अब 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट में आते हैं, तो दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो आप देख सकते हो, मिलान करें यहाँ पे ऑक्सीन जिब्रेलिन एथिलीन, जो पढ़ने वाले वो समझ गए होंगे, ये सभी क्या है, प्लांट हार्मोन है। ये कहाँ मिलेगा, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन क्लास 9 में है आपका। क्लास 9 में चैप्टर है कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ये हाथ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, ये सब उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय में आपको मिल जाता है, उसमें आप देखोगे तो लगभग 6 प्रकार के हार्मोन यहाँ पर दिए गए। देखो सभी के सभी यहाँ पर दिए गए, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। अगला देखो,
ये है दोस्तों 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिकथन या मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ या तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। तो दोस्तों देखो मिश्रण क्या है, आप इसको देखो, मैं पूरा नहीं लेके आया क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ था, यहाँ पे आ नहीं पाता, और आता तो आप पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको जो है बहुत डिटेल में मैं लाया नहीं। लेकिन आप देखोगे चैप्टर 2 में आप देख लोगे क्लास 9 के, तो आपको जरूर ये मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप ये सवाल को बना सकते थे। अगला देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको ये लगे कितना अजीब सा सवाल है, ये आपको लगेगा कि बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल है, लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ ये सब सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो यहाँ से यह साबित हो जाएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए गए हैं, एक एक प्रश्न को उठाया गया है, एक एक लाइन बाय लाइन उठाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इथेनोइक अम्ल के इस्तेमाल को देखो, यहाँ पे इथेनोइक अम्ल के विषय में लिखित सही कथन को पहचानिए। पानी में एथेनोइक अम्ल में 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है। अब देखो क्यों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में इंग्लिश को प्रेफरेंस देना चाहिए, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में 5 से 8% दिया है, हिंदी में कितना दिया है 3 से 4%। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाता है। आई थिंक ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में होगा, ये मुझे चैप्टर का ध्यान नहीं आ रहा है किस चैप्टर में, आई थिंक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में है। ठीक है, कार्बन तथा यौगिक में, ये क्लास 10 में है मेरे ख्याल से 4 नंबर पे है। तो इथेनोइक अम्ल का देखो, ये देखो 290 केल्विन होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरा 3 है यहाँ पे, तो तीनों आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आराम से बना सकते थे जो ये पढ़े रहते, लेकिन देखो कितनी छोटी छोटी चीजों को, ये देखो ये ना तो अंडरलाइन किया हुआ है बुक में, ना कुछ किया हुआ है, ना तो बोल्ड किया हुआ है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ ये कहाँ से बनाते, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के गए रहते आप बना लेते। तो ये आप लूसेंट पढ़ो कुछ भी पढ़ो, बिना एनसीईआरटी पढ़े वाले ये सब जवाब नहीं दे सकते थे। चौथा, निम्न में से कौन सा गैस का गुण नहीं है, कौन सा गैस का गुण नहीं है दोस्तों, देखो गैसीय अवस्था गैस का देखो ये सब गुण दिए गए हैं, 3-4 तरह के गुण हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं, तभी तो हम हाथ ऐसे ऐसे फेर पा रहे हैं। वही आप सॉलिड में ठोस में नहीं कर पाइएगा, हाथ नहीं फेर पाइएगा, क्योंकि वहां पे इंटर मोलिकुलर या इंटर एटॉमिक जो स्पेस है वो कम होता है, गैस में ज्यादा होता है। गैसों को ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को सबसे कम यानी कर ही नहीं सकते हैं। लिक्विड को भी कर सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा, एकदम ना के बराबर ही। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक होती है इसकी कंप्रेशन। तो ये सब है, बहुत आसान सवाल है, ये भी एनसीईआरटी में आपको आई थिंक पहले वाल में मैटर अराउंड अस करके नाम से चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ही है ये। अगला देखो यहाँ पे दोस्तों विद्युत अपघटन दिया गया, ये देखो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। उसमें आपको देखो फैराडे आई थिंक एक्सपेरिमेंट किए थे, गलत होगा तो माफ करना, आई थिंक फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ये किया था। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, या यू कह सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, एक कंपाउंड को तोड़ने का कार्य किया जाता है, तो वही तोड़ा जा रहा है इसमें। मान लो NaCl सोडियम क्लोराइड है, उसमें जब बिजली पास कराएंगे तो जिस जो एक कैथोड और एनोड हो जाता है, तो एनोड पॉजिटिव हो जाता है, उसमें प्लस साइन है, और NaCl में Cl माइनस होता है और सोडियम प्लस होता है, तो माइनस वाला एनोड पे जाएगा। तो इस तरीके से होता है, यहाँ रॉड लगा हुआ है, यही बताया गया हुआ, आराम से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जो पॉजिटिव वाला यानी कि क्लोराइड, क्लोरीन जो नेगेटिव होता है, तो वो चला जाएगा प्लस वाले पे, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। छठा देखो, फंजाई किंगडम के सदस्य हैं, आप देख लो यहाँ पे बहुत आराम से आप बना सकते थे, है ना। 5 किंगडम का आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ लेते, आराम से बना लेते हो, ठीक है। ये भी आपको कहाँ दिया गया है, क्लासिफिकेशन में मिलेगा, ये आपको क्लास 11 में भी मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 है उसमें, और आपको क्लास 9 में भी ये मिलेगा। अगला देखो, ये हालांकि ये आपको मिलेगा क्लास 11 में, तो एक आध चैप्टर मैं बताया हूँ, आपको 11 का पढ़ना ही पड़ेगा। ये मत सोचो इस एग्जाम की वजह से, आप खुद सोच के देखो ना, सेल से है, ये देखो ये क्लास 2 है, ये सेल ही है। तो अब आप ये सॉरी क्लासिफिकेशन है, सेल हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या टिश्यू हो गया, तो ये सब कुछ कुछ चीज है जो आपको पढ़ना है। आपको कहाँ से 11 क्लास का पढ़ना है, 12 क्लास का भी 1-2 चैप्टर पढ़ना है। आप यदि चाहते हैं कि मैं बता दूं आपको, तो आप जरूर मेरे को कमेंट करो, मैं जरूर बता दूंगा। एक आध चैप्टर 11-12 के जरूर है इसमें। निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप देख सकते हो अवायवीय कि प्रकाश संश्लेषण में, किण्वन में, कि वायवीय श्वसन में। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है दोस्तों,
क्लास 10 में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, जैविक प्रक्रिया करके है शायद चैप्टर हिंदी में, तो पांचवें में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अगला देखो, बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की प्रक्षेपित होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूटन का जो गति का नियम दिया गया है, तीसरा गति का नियम, उसकी वजह से यह पीछे आता है और ये आगे, इसको रिकॉइल कहते हैं। ये आपको क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में दिया गया है, ये पूरा का पूरा। उसमें मोमेंटम है, संवेग है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, बहुत तरह की चीजें हैं। आप आराम से ये सारा बना सकते थे, ये भी एनसीईआरटी में है, आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। अगला, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए समांतर होती हैं। आपको पता है कि यदि चुंबक है, ये चुंबक है दोस्तों, तो चुंबकीय रेखा ऐसे निकलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, लेकिन अंदर में कैसी रहती है, समांतर रहती है। तो ये दोस्तों आप देखोगे, ये भी देखो पूरा एनसीईआरटी से उठाया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया, कहाँ है, क्लास 10 में है, और फिजिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर है आई थिंक। तो मैग्नेट वाले में पहले इलेक्ट्रिक है, फिर जाके मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, उसके गुण के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ जनरेटर है, डायोड है, हर चीज़ है वहाँ, तो आप पढ़ोगे। सोलेनोइड है, सब चीज़ है वहाँ पे, सबके बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर दिया गया है, वहीं पर इसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। अगला देखो 10वां नंबर, दो कथन दिए गए। अब देखो यहाँ पे, कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो प्रतिरोध इसका स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये ओम के नियम से संबंधित है। ओम का नियम आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से आया है, सतर्क हो जाइए। आपके कुछ कुछ एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आगे से ओम से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। जो बनाते हैं ना, परिपथ में कितना विद्युत धारा जाएगी, या कितने का प्रतिरोध है, समानांतर समतुल्य प्रतिरोध कितने का है, टोटल 3-4 प्रतिरोध जोड़ करके समांतर में और सीरीज में जोड़ करके दे दे आपको, तो आपसे पूछ लेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, पैरेलल और सीरीज क्रम में जोड़ के दे दे कि इसका बताओ टोटल प्रतिरोध कितना होगा इस सर्किट का। तो ये सब सवाल दे सकता है। सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा दिया गया, ये भी आपका एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है। कहाँ, विद्युत धारा नाम का चैप्टर है, वहीं से। 11, यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन, ठीक है ना, तो रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तारों का टिमटिमाना, वो है अपवर्तन के कारण, लेकिन सूरज का सुबह में लाल दिखना, शाम को लाल दिखना, ये प्रकीर्णन के कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। लेकिन तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। आसमान का नीला दिखाई देना यहाँ से, जबकि आप अंतरिक्ष में देखोगे तो आसमान का काला दिखाई देना, असल में काला है लेकिन हमको नीला दिखाई देता, क्यों, प्रकाश का प्रकीर्णन है वहाँ। समुद्र का जो पानी है वो असल में ब्लू नहीं होता, लेकिन आपको ब्लू दिखाई देना, क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये सब सवाल आता है, पढ़े होंगे। ये भी आपका एनसीईआरटी में देखो पूरा फिगर के साथ दिया हुआ भैया। 12 नंबर देखो, यहाँ ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखो क्लास 9 में एक चैप्टर है साउंड, वहां पर आपको इको दिया है, रिवर्बरेशन दिया गया है, इस तरीके से आप देखो बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। उसमें आपको दिया गया है कि इको होने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, जो ध्वनि की गति होती है किस माध्यम में ज्यादा होती है, कौन से मेटल में ज्यादा होती है, ये सब तक दिया गया है। तो आप ये पढ़े रहोगे। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हालांकि ध्वनि तो आप देखोगे एक तरीके से नहीं प्रवेश करता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इसमें क्या सेम रह जाता है, क्या तरंग दैर्ध्य बदलता है या इसकी आवृत्ति बदलती है, कैसी ध्वनि की ऊर्जा ज्यादा होती है, कैसी ध्वनि से कांच के शीशे टूट जाते हैं, कैसी ध्वनि पैदा की जाती है जो एयरक्राफ्ट होता है उसके द्वारा। ये सब आपको दिया गया है। पैराबैगनी किस तरीके से सोनार काम करता है, सोनार जो सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है उसका, तो आप देखोगे वो सोनार किस तरीके से काम करता है। तो ये सभी आपको दिया गया है। परावर्तन भी होता है, आप सभी जानते हैं साउंड का। जैसे मैं अभी रूम में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर रिवर्बरेशन आवाज गूंज रहा है मेरा। अगला देखोगे यहाँ पे, यहाँ अभिकथन क व आर यानी कि कारण आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बनाना है। मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। आप देखो, यदि चैनल पे पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं अगली बार से वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला देखो, आप सभी देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे क्वथनांक और गलनांक के बारे में, जो यौगिक से कम होती है कार्बन यौगिक में क्वथनांक और गलनांक,
आयनिक यौगिक से कम होते हैं और कार्बन यौगिक में आंतरिक बल कमजोर होता है। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे कितने आसानी से पूरा का पूरा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से है। कहाँ है? चैप्टर नंबर 4 में है, केमिस्ट्री के 4 नंबर में है, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में है। तो वहां से ये मैंने उठाया है। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न जो ना तो बोल्ड किया है ना तो हाईलाइट किया गया, आप एनसीईआरटी पढ़ने भी जाओगे ना आप ये छोड़ दोगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यदि आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे वीडियो का तो मैं हर चैप्टर को पढ़ाते हुए वीडियो भी डालूंगा। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं फल का चिंता करता हूँ भैया। नहीं खाली मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं, मैं बता रहा हूँ। पैसे तो मांग नहीं रहा। अगला देखो, नीचे 2 अभिकथन तथा कारण आर दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर नीचे नीचे जो कूट में जो भी दिए गए कूट हैं उनमें सही कूट का चयन करने को बोल रहा है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, ये दोस्तों क्लास 8 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास 9 में भी आई थिंक है ये क्लास 9 का भी है। तो देखो ये जो लंबी होने का छोटी होने का क्या कारण है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि भोजन को पचाने में आसानी होती है, क्योंकि जो खास करके सेलुलोज खाया करते हैं, कौन स्टार्च वगैरह वाले चीज खाने का काम करते हैं, सेलुलोज खाते हैं, जैसे पेड़ की छाल या हरा जो भी चीज खा जाते हैं, ऐसे कच्चा पका मतलब कच्चा खा जाते हैं जानवर, उसको पचाने के लिए उनको 2 चीजें करनी पड़ती है। एक तो इसे दांत चलाते रहते हैं च्युइंगम की तरह वो, और दूसरा उनका जो आंत है वो लंबा होता है ताकि ज्यादा देर तक खाना उसमें रहे और ज्यादा देर तक उसमें खाना समय मिल जाए खाने को पचने के लिए, इसलिए उनका लंबा होता है ये क्षुद्रांत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला देखो, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी अध्ययन में किस पादप का प्रयोग किया है। देखो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, नहीं फिर आगे से मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। ये देखो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत आसान है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको पता है अनुवांशिकी आई थिंक चैप्टर नंबर मतलब क्लास 10 में है, आई थिंक क्लास 10 में है तो मेरे ख्याल से, नहीं तो 9th में है, लेकिन 9-10 में से ही किसी में है, बायोलॉजी में है या अनुवांशिकी वहीं पर है। अब देखो दोस्तों आप सभी ने देखा 18 तारीख का पहले शिफ्ट में 6, 5, 11 और 3, 14 देखो ये इन्वायरमेंट यहाँ से मत देखो, ज्योग्राफी में है, 11-12 में है, अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ से मत देखो 14 प्रश्न, और यहाँ पर देखो दोस्तों 15 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 14 और यहाँ से 15, ये प्रूफ के साथ बता दिया सभी के सभी कहाँ से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं, और इसलिए अब आप सतर्क हो जाइए, आप ही एनसीईआरटी ही पढ़िए। और एनसीईआरटी आपको टीचर पढ़ाएगा 2 दिन, पैसा ले लेगा, उसके बाद आपको लूसेंट में पढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रश्न लूसेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो यहां पर आया वो लूसेंट में नहीं है, पर क्या लूसेंट में सभी के सभी प्रश्न हैं? यदि नहीं है तो मैंने आपको ऐसे ऐसे भी प्रश्न दिखाए हैं जो प्रश्न ऐसे ऐसे हैं जो ना तो बोल्ड किया हुआ है ना ही हाईलाइट किया हुआ है, मतलब जो बोल्ड और हाईलाइटेड रहता है तो सभी को इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन दोस्तों वहां पे आप उसको नहीं इंपॉर्टेंट समझ के आगे बढ़ जाओगे, वो भी भूल जाओगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना एक कला है, और वो कला तब आएगा जब आप खुद पढ़ोगे, दूसरे पर निर्भर मत हो जाओ। थोड़े दिन एनसीईआरटी आप सोचोगे, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कोई टीचर, मैं बता दूं दुनिया का कोई टीचर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मतलब जो सारे फैक्ट है वो दे दे उसका, क्योंकि उसके एक्टिविटी में भी फैक्ट है, और कोई भी जाता है वो एक्टिविटी पढ़ना नहीं चाहता, वो एक्टिविटी छोड़ के निकल लेता है, लेकिन एक्टिविटी में भी फैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, जब कॉपर जलता है तो कैसा रंग बनता है, मैग्नीशियम रिबन जलता है तो कैसा रंग बनता है, तो ये कहाँ है? आपके क्रियाकलाप में है। तो क्रियाकलाप भी नहीं छोड़ना है, इतना ही नहीं, उसके बाद सारांश एक्सरसाइज भी आपको पढ़ना है, बगल में सारांश है वो भी पढ़ना है। इतना कोई टीचर नहीं करेगा, उसके पास जो बना बनाया नोट्स है वो उसके पास है लूसेंट का, तो क्या अब आपके लिए अलग से एनसीईआरटी का नोट्स बनवा लेगा क्या? इतना ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, इसलिए आप खुद मेहनत करो, और टीचर के पास खुद इतना समय नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए, वही टीचर एसएससी को भी पढ़ा रहा है, वही टीचर दरोगा को भी पढ़ा रहा है, वही टीचर बीपीएससी को भी पढ़ा रहा है, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, हर एग्जाम में अलग तरीके साइंस पूछे जा रहे हैं। आप देखो कि ऐसा साइंस अभी तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक बीपीएससी ने भी नहीं पूछा है, ये बात जान जाओ, बीपीएससी ने भी नहीं पूछा है। और ये वाला बहुत बढ़िया प्रश्न था, मैं बता रहा हूँ, मेरे नज़र में तो इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, बस इसमें चाहिए निगेटिव मार्किंग और आंसर की जारी करना, और आपको एक प्रूफ देना कि आपने क्या आंसर लगाया है। ये 3 चीज यदि ला दिया जाए तो बिहार दरोगा बहुत सही हो जाएगा बोर्ड इसका, बीपीएसएससी का। तो दोस्तों यही था, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, प्रणाम, जय हिंद।
वंदे मातरम। आप लोग मेहनत करते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मैंने आप लोगों को सब बता दिया है।